नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाले संजय राउत हमेशा से ही विवादों में फंसे रहते हैं और इन्हीं सब मामलों में उनके ऊपर मानहानि मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन अब दादा भूसे और संजय राउत के बीच चल रहा मानहानि का मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। शनिवार 21 फरवरी को दादा भूसे ने अदालत में अपना केस वापस ले लिया। ये फैसला तब लिया गया जब संजय राउत ने अपने पुराने बयान पर खेद जताया और कहा कि उनके आरोप सही जानकारी पर आधारित नहीं थे। दरअसल आपको बता दें कि ये विवाद साल 2023 में शुरू हुआ था। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा था जिसमें संजय राउत ने दादा भूसे पर मालेगांव के गिरना सहकारी चीनी कारखाने में 178 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। राउत ने दावा किया था कि कारखाने के कामकाज में गड़बड़ी हुई है और इसमें बड़ी रकम का घोटाला भी हुआ है। इन आरोपों के बाद दादा भूसे ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इन पर आरोप लगाए गए पूरी तरह से झूठे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसके बाद उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मामला अदालत में चल रहा था और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे थे। शनिवार को दोनों नेता मालेगांव की अदालत में एक साथ पेश हुए। इस दौरान संजय राउत ने अदालत में साफ कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो गलत जानकारी पर आधारित थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद किसी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं था। राउत के इस बयान के बाद दादा भूसे ने बड़ा कदम उठाते हुए अपना मानहानि का केस वापस लेने का फैसला किया। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भूसे ने कहा कि दोनों नेताओं ने अदालत के सामने साफ कर दिया है कि वो अब इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उनका कहना था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत विवाद को खत्म करना बेहतर है। इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और कानूनी लड़ाइयां बढ़ी है। ऐसे में दो बड़े नेताओं का आपसी सहमति से विवाद खत्म करना एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में अपने बयानों को लेकर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैंने अदालत को बताया है कि मैंने जो बयान दिए हैं वो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में हुई सुनवाई के आधार पर दिए थे। उस समय जो जानकारी सामने आई थी उसी के आधार पर मैंने अपनी बातें रखी थी। राउत ने आगे कहा कि ये बयान दरअसल अद्याय हीरे की ओर से दिए गए तथ्यों पर आधारित थे। अद्याय हीरे ने उस समय जो आरोप लगाए थे, मैंने पार्टी सहयोगी होने के नाते उनका समर्थन किया था। मेरा उद्देश्य सिर्फ वही बात दोहराना था जो पहले से सार्वजनिक रूप से कही जा चुकी थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब हालात बदल चुके हैं। राउत के मुताबिक अद्याय हीरे अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ऐसे में अगर इस मामले को आगे बढ़ाना है या इस पर और कुछ कहना है तो हीरे को खुद सामने आकर बात करनी चाहिए। राउत ने साफ किया कि उन्होंने अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब वो इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। संजय राउत ने अदालत को यह भी बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि तबियत खराब होने की वजह से उनके लिए बार बार मालेगांव आकर सुनवाई में शामिल होना मुश्किल हो रहा है। राउत ने कुछ महीने पहले अपने रोज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों से करीब 1 महीने का ब्रेक भी लिया था। इस दौरान वो मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से लगभग दूर रहे थे। बाद में पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी थी कि राउत किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। इसी वजह से उन्होंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाने का फैसला किया था। अदालत में भी उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए कहा कि नियमित रूप से पेशी के लिए आना उनके लिए आसान नहीं है, इसलिए मामले को खत्म करना ही बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि संजय राउत ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा कि मैंने कोर्ट को साफ तौर पर बताया है कि इस पूरे मामले में मेरी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। ये मामला पहले से ही चल रहा था और जिस व्यक्ति ने शुरुआत में याचिका दायर की थी वो अब सत्ताधारी दल में शामिल हो चुका है। अगर किसी को इस विषय को आगे बढ़ाना है तो वही व्यक्ति आगे जिम्मेदारी ले। राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने जो बयान दिए थे वो उन्हें मिली जानकारी के आधार पर दिया गया था। उनके मुताबिक उस समय जो तथ्य वो उनके सामने रखे गए उन्होंने उसी के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पार्टी सहयोगी होने के नाते उस पक्ष का समर्थन किया। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जानकारी पूरी तरह सही नहीं थी। उन्होंने अदालत में स्पष्ट शब्दों में खेद जताया और कहा कि उनका मकसद किसी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं था। राउत ने यह भी कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन अगर किसी गलत जानकारी की वजह से विवाद पैदा हो जाए तो उसे स्वीकार करना और सुधार करना जरूरी है।
साथ ही उन्होंने मालेगांव के किसानों और आम नागरिकों से भी माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयानों से किसी तरह का भ्रम या गलतफहमी फैली है तो वो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। राउत के इस रुख के बाद ये साफ हो गया है कि वो इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और मामले को यहीं खत्म करना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहली बार नहीं है जब राउत ने किसी के खिलाफ बयान दिया है। ये तो हम सब जानते हैं कि राउत अक्सर किसी न किसी पे हमला बोलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से राजनीति में हलचल पैदा हो जाती है। हाल ही में अभी संजय राउत कई बड़े मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही में हुए अजीत पवार प्लेन क्रैश के बारे में उन्होंने भरे मंचों से आपत्ति जताई और जांच की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े विमान हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राउत ने कहा कि इस हादसे को लेकर संदेह होना स्वाभाविक है और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अजीत पवार की अपनी पार्टी के अंदर से भी इस पर चर्चा और सवाल उठ रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और पर्दे के पीछे क्या हुआ इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसने कई शंकाएं पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला उन्हें ब्रिज गोपाल हर किसान लोया की मौत से जुड़े चर्चित केस की याद दिलाता है, जिस पर देश भर में सवाल उठे थे। राउत का दावा है कि अजीत पवार पहले अपने पुराने राजनीतिक खेमे में लौटने की तैयारी में थे, लेकिन उसी दौरान बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी कुछ अहम फाइलें हैं। राउत के मुताबिक इसके तुरंत बाद ये रहस्यमय हादसा हुआ जिससे शक और गहरा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में अजीत पवार ने खुद बयान दिया था कि कुछ बीजेपी नेताओं से जुड़ी फाइलें उनके पास है। राउत का कहना है कि ऐसे बयान के बाद अचानक हादसा होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। राउत ने मांग की कि इस पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और किसी भी तरह की अटकलों पर विराम लगे। उससे पहले उन्होंने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह समझौता पूरी तरह से राष्ट्रद्रोह है। जी हाँ दोस्तों, राउत ने 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू के मशहूर भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश ने जिस संकल्प और आत्मनिर्भर सोच के साथ आगे बढ़ने का वादा किया था वो इस तरह के समझौते में कमजोर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता किया है वो भारत को आर्थिक रूप से निर्भर बना सकता है। राउत के मुताबिक इससे खासकर किसानों और आम लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसे समझौते से देश के छोटे उद्योगों और कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। राउत के इस कड़े बयान के बाद ये मामला सिर्फ एक व्यापार नीति तक सीमित नहीं रहा। दोस्तों, इतना तो साफ है कि संजय राउत हमेशा खुले बयान देते रहते हैं और हर रोज सरकार पर कड़ा हमला बोलते रहते हैं और ये दादा भूसे का मामला भी बयानों की वजह से ही हुआ था। बहरहाल अब इस पूरे मामले को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत हमेशा सरकार को निशाने पे लेते हैं, हो सकता है कि ऐसे आगे चल के उनको किसी और मामले का सामना करना पड़े। खैर, ये बस अनुमान है, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।